तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला नवमी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि हमने अपने चैनल पर सुपर थैंक्स नाम का एक फीचर एनेबल किया है, जो कि आपको हमारे हर वीडियो के नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसके जरिए हमें पैसों से सपोर्ट कर सकते हैं। आप 20 रुपए से लेकर आगे कितने से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सपोर्ट जरूर करें। आपको बता दें, हमें जो भी लोग सपोर्ट करेंगे तो हम रोजाना ही उनके नाम अपने मुख्य समाचार में बताया करेंगे। तो बीते रोज हमें जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकेगा तो जो भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे हम उनका नाम बताएंगे, साथ ही में ये भी बताएंगे कि वो कहाँ से हैं, यानी कि वो किस राज्य से हैं या किस जिले से हैं। तो आइए अब बिना ज्यादा देर किए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है। आज रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर बैंकों के बंद रहने को लेकर। जी हाँ, 30 मार्च 2023 को देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, आज शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रामनवमी का त्यौहार चैत्र महीने में मनाया जाता है और अभी चैत्र का महीना चल रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का महीना होता है। आरबीआई ने इस दिन सभी निजी और सरकारी बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें, आरबीआई बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। इसी में बताया गया है कि आज दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, देहरादून, जयपुर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, रांची समेत कई और बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अप्रैल से वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किए गए 2000 रूपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर अब 1.1% तक की इंटरचेंज फीस लगेगी। यूपीआई को ऑपरेट करने वाली संस्था यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई से किए ट्रांजैक्शन पर चार्ज से जुड़ी जानकारी दी है। हालांकि साथ ही में ये साफ किया गया है कि आम जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। असल में अभी हाल ही में बीते रोज जैसे ही ये खबर आई कि यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.1% का चार्ज लगेगा, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि अब यूपीआई द्वारा जो पेमेंट करेंगे क्या उस पर भी ये इंटरचेंज फीस ली जाएगी। तो इसी बात को साफ करने के लिए एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी किया और बताया है कि इससे आम जनता प्रभावित नहीं होंगे। आसान शब्दों में कहें तो बताया गया है असल में ये चार्ज पेटीएम, फोन पे जैसी जो कंपनियां हैं उनको देना होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा उपकरण है जो कि पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियां वॉलेट के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो अगर आप अपने वॉलेट में 2000 रूपए से ज्यादा की राशि ऐड करेंगे तो ऐसे में पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों को ये पीपीआई वाला चार्ज देना होगा, जो आपके ऐड किए गए पैसे का 1.1% तक हो सकता है। हालांकि आपको फिर से बता दें, ये चार्ज आपको नहीं देना होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे आप में से जिन लोगों ने अपने पेटीएम वॉलेट में अगर अभी हाल फिलहाल में पैसा ऐड किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप जितने पैसे ऐड करते हैं तो आपको उस पर कुछ रुपए का चार्ज देना पड़ता है, तो वो तो अभी भी लगी रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बयान को लेकर, जो कि खास करके राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बारे में है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरतना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई की। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरतना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जज के एम जोसेफ ने कहा, हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, कैसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, तो ठीक उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस के एम जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य नपुंसक है, वो समय पर काम नहीं करते हैं। जब राज्य ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बीते बुधवार को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को जो कि नफरत वाले बयान देते हैं उनको जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टोल टैक्स की दरें बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब आने वाले 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। और स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं यूपीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीते बुधवार को एक बैठक हुई है। इसी बैठक में टोल दरों को बढ़ाने की बात की गई है। बोर्ड में बैठक में दोनों एक्सप्रेसवे पर आने वाले 1 अप्रैल से 0.01% से लेकर 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 1 अप्रैल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहाँ जो टोल टैक्स लगता था वो पहले के मुकाबले में ज्यादा लगेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में ही छुपा हुआ है। हालांकि दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह गोल्डन टेम्पल स्थित श्री अकाल तख्त साहिब या बठिंडा के तलवंडी साहिब स्थित तख्त श्री दमंदा साहिब में आकर सरेंडर कर सकता है। इसका इनपुट मिलते ही पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं दोनों शहरों में नाकाबंदी
जल्दी कर गाड़ियों की तलाश की जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच अभी हाल ही में बीते 18 मार्च को फरार होने के बाद अमृतपाल सिंह का अब पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में अमृतपाल सिंह देश विदेश में बसे सिख समाज से आने वाले बैसाखी पर सरबत खालसा धर्म सभा बुलाने की अपील करता दिख रहा है। अमृतपाल सिंह ने इसी वीडियो में कहा है कि वो सरेंडर कर देगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसके साथ मारपीट न की जाए, और दूसरी शर्त यह है कि उसे पंजाब की जेल में रखा जाए, और तीसरी शर्त यह है कि सरेंडर को गिरफ्तारी न बताया जाए, यानी कि लोगों को ये बताया जाए कि अमृतपाल सिंह ने खुद ही आकर सरेंडर किया है, न कि उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सारस पक्षी से दोस्ती करने वाले आरिफ को लेकर। दोस्तों अमेठी वाले आरिफ गुज्जर और सारस की दोस्ती जहां एक तरफ मिसाल कायम कर रही है, वहीं अब ये पूरा मामला एक बड़ा मुद्दा भी बन गया है। वैसे आप इस पूरे मामले के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल ही इन शॉर्ट में बता दें कि हुआ यूं कि अगस्त 2022 में आरिफ की मुलाकात सारस पक्षी से हुई। उस समय वो सारस जख्मी था, आरिफ ने उसकी जान बचाई। तब से ही सारस उसके साथ परिवार में रहने लगा और इमोशनली अटैच हो गया। जब मन होता सारस वो अपनी मर्जी से उड़ जाता, फिर आकर आरिफ के साथ रहने लगता। ऐसे ही महीनों कब निकल गए पता ही नहीं चला। पर अभी हाल ही में कुछ समय पहले आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। इस बात की भनक जैसे ही वन विभाग को लगी तो उन्होंने सारस पक्षी को आरिफ से अलग कर दिया और उसे समसपुर पक्षी विहार छोड़ दिया। हालांकि वहां से अपने दोस्त आरिफ की तलाश में सारस पक्षी उड़कर नजदीकी गांव जा पहुंचा, पर उसे दोबारा वन विभाग ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे खुले में न रखकर कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हालात ये है कि सारस पक्षी ने खाना पीना छोड़ दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो ऐसा अपने दोस्त के लिए कर रहा है। जाहिर बात है इसी की वजह से अब ऐसे में सारस पक्षी को वापस आरिफ के पास लाने की मुहिम छिड़ गई है। तो अब दोस्तों ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सारस पक्षी को पालने में हमारे देश में कोई पाबंदी है? तो आपको बता दें इसका जवाब है हाँ। बात यह है कि देश में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है, जिसके अंतर्गत सारस पक्षी भी आता है। यही वजह है कि आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस भी दर्ज किया गया है। बताया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39 के तहत आरिफ को जब घायल सारस मिला तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद लोकल वन विभाग अधिकारी को बताना चाहिए था। वो पास के पुलिस थाने में इसकी जानकारी दे सकता था। इस काम के लिए कानून किसी को 48 घंटे का समय देती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दे कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर, यानी कि ऐसे जानवर या पक्षी जिनको पालने की परमिशन नहीं है, तो आप ऐसे जानवर या पक्षी को खिलाना पिलाना भी नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दूध में मिलावट की पहचान होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने दूध की शुद्धता परखने को लेकर एक अनोखा अनुसंधान किया है। IIT मद्रास ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया है जो केवल 30 सेकंड के अंदर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक इसका परीक्षण घर पर किया जा सकता है और ये डिवाइस दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन या इसके अलावा जो भी कुछ मिलाया जाता है उसकी पहचान कर सकता है केवल 30 सेकंड में। अब दोस्तों आने वाले दिनों ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो डिवाइस बनाई गई है, जिस डिवाइस का आविष्कार किया गया है, तो क्या ये मार्केट में आम जनता के लिए उपलब्ध हो पाता है या नहीं, और ये उपलब्ध होता है तो इसको उपलब्ध होने में कितना समय लगता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले दिनों में 30 करोड़ नौकरियां जाने को लेकर। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। AI को तेजी से विकसित किया जा रहा है। चैटबॉट के साथ अब साइबर सिक्योरिटी के हमले को रोकने के लिए भी AI टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाल ही में AI टूल ChatGPT के लॉन्च होते ही कई लोगों ने चिंता भी जाहिर की थी कि AI के आने से नौकरियों पे खतरा बढ़ेगा। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जनरेटिव AI से 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI संभावित रूप से लगभग 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की जगह ले सकता है। रिपोर्ट के अनुसार AI ऑटोमेशन से अमेरिका और यूरोपीय संघ में कम से कम 2/3 नौकरियां खतरे में हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि AI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कई जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो AI तकनीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसको इंसान के दिमाग की तरह कहा जाता है। जैसे कि इंसान का दिमाग खुद ही कई सारे काम कर सकता है, खुद ही कई काम सीख सकता है, तो AI सिस्टम भी ऐसा ही कर सकता है। AI सिस्टम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिक कर सकता है, जिस काम को करने में आदमियों को यानी कि इंसानों को काफी समय लगता है। तो इसी की वजह से ये अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में AI की वजह से 30 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, यानी कितने सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर। दोस्तों कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आने वाले 10 मई को होंगे। वहीं चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बीते बुधवार को कहा है कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी, यानी कि पूरे राज्य में एक साथ ही वोटिंग हो जाएगी। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कर्नाटक में अभी बीजेपी की ही सरकार है। अब बीजेपी पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी 80 साल के BS येदियुरप्पा को सौंपी है, क्योंकि ऐसा करना बीजेपी की मजबूरी बताया गया है। बताया गया येदियुरप्पा की लिंगायतों में मजबूत पकड़ है और बताया
बताया गया है कि कर्नाटक में लिंगायत सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। एक और ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव के चंद दिनों पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिमों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया है। बताया गया है इसे लिंगायतों और वोक्का लिगाई के बीच बांट दिया जाएगा। बताया गया है बीजेपी पार्टी का टारगेट 150 सीटें जीतने का है। हालांकि दोस्तों सर्वे रिपोर्ट्स में अभी भी बीजेपी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से पीछे बताया जा रहा है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स में बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि देश में 2 लोगों को छोड़कर सब डरे हुए हैं। जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। ये बात उन्होंने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कही है। बताया गया सदन में प्रस्ताव पेश होते ही भाजपा के सारे विधायक सदन छोड़कर बाहर चले गए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो भी आएं और अपनी बात रखें। साथ ही केजरीवाल ने विधानसभा में आगे कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनसे कहा गया है कि हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस बार आईपीएल में जीपीएस डिवाइस की मदद से खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखेगा। बताया गया सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और खेलने के दौरान इस डिवाइस को पहनना होगा। बताया गया यह डिवाइस खिलाड़ी की फिटनेस से जुड़ी करीब 500 अलग अलग तरह की सूचनाएं देगा। इन सूचनाओं में खिलाड़ी का एनर्जी लेवल, तय की गई दूरी, स्पीड, ब्रेकडाउन के खतरे, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आदि शामिल है। साथ ही बताया गया ये डिवाइस उस लिमिट को बताने में भी सक्षम है कि जिसके आगे वर्कलोड मिलने पर खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पुणे के चीतों को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत में 5 दशक के बाद यानी कि लगभग 50 साल के बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुणे नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने बीते बुधवार को 4 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस पर पीएम मोदी ने रीट्वीट करते हुए लिखा, वंडरफुल न्यूज। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था, जिन्हें 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन के तौर पर रखा गया ताकि इनकी देखभाल की जा सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे इन दिनों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों में मुस्लिम इबादत करने के साथ रोजे रख रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में इन्हीं दिनों फ्री में आटा हासिल करने के लिए भगदड़ मच रही है। इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि फ्री में आटा लेने के चक्कर में भीड़ में दबने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई है। इसमें महिलाएं भी शामिल है। दोस्तों बात यह है कि अभी पैसे के मामले में पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा खस्ता है। ऐसे में कई सामानों के साथ आटे के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। अब दोस्तों ऐसे हालात में जब लोगों को ये पता चल जाए कि कहीं पर फ्री में आटा मिल रहा है तो आप जान सकते हैं कि लोगों के बीच कैसी होड़ मचेगी। तो इसी होड़ के चक्कर में 11 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एशिया कप सीरीज को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से एशिया कप 2023 की मेजबानी लगभग छिनती हुई दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें इसी साल पाकिस्तान में एशिया कप खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इस तरह की कई टीमें हिस्सा लेंगी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान में जाकर एशिया कप में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच काफी दिनों से टकराव जारी था। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच बीसीसीआई के एक सूत्र के मुताबिक एशिया कप 2023 का आयोजन किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किया जा सकता है, यानी कि एशिया कप के सभी मैच ऐसे देश में हो सकते हैं जहां पे सभी देश आसानी से जुट सके। हालांकि आपको बता दें ये कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से पता चला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने से उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को संक्रमण की रोकथाम के लिए सैंपल जाँच, निगरानी और कोविड टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। वहीं संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दोस्तों आसान शब्दों में कुल मिलाकर कहें तो अभी देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और कोरोना से बचने की सलाह दी है। आइए दोस्तों आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2148 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इसी बीच 1222 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। हालांकि इसी बीच 4 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण देश भर में। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 11,903 हो गई है। यानी कि अब अपने देश में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। यानी कि अब अपने देश में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें केवल एक दिन में 2100 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलना इसने पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। दोस्तों आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज 30 मार्च
मार्च की सुबह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदला हुआ मौसम रंग दिखाएगा। वहीं कल 31 मार्च 2023 को पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। साथ ही में बताया गया है फिर इसके बाद आने वाले 2 अप्रैल को फिर से मौसम खुलेगा उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की और मौसम का हाल रहा आने वाले कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज 30 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम विभाग ने जारी किया है इसके लिए पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं इसी बीच हिमपात होने की भी संभावना है। इसके अलावा बाकी पूर्व उत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।